बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। बहुत ही हौलनाक किस्म की स्टोरी है, कड़ाकेदार किस्म की स्टोरी है। तैयबा गुल साहबा या तैयबा फ़ारूक साहबा, आपको पता है, नाम से आप वाकिफ़ हैं। उन्होंने बहुत ही एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चश्म कुशा किस्म के इंकशाफ़ात किए हैं, बहुत ही हौलनाक किस्म के इंकशाफ़ात किए हैं। मेरा ख़्याल है ये जो इंकशाफ़ात हैं, ये जो मालूमात है या जो न्यूज़ है, ये इतनी हौलनाक है, इतनी कड़ाकेदार है कि शायद इस पे तबसरा भी ना करना पड़े। ऐसे ऐसे इंकशाफ़ात हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में। अच्छा, इस पे मैं मुतअद्दिद वीडियोज़ कर चुका हूँ, बाकी भी सारे मीडिया में, सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं, डिजिटल मीडिया में बहुत सारी बातें उनसे मुतल्लिक़ सामने आई हैं। वही जिनकी वीडियो भी एक टीवी चैनल ने रिलीज़ की थी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के साथ। अच्छा, अब उन्होंने ना बहुत ज़्यादा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने असल में जावेद इकबाल साहब को भी तलब किया था। तैयबा गुल साहबा ने, आजकल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं नूर आलम ख़ान साहब। तो नूर आलम ख़ान साहब को तैयबा गुल साहबा ने एक ख़त लिखा था कुछ अर्सा पहले कि जी मेरे साथ इस तरह से ज़्यादतियाँ हुई हैं और किस किस ने की हैं, बाकायदा उन्होंने बताया, उस ख़त में भी मेंशन किया और कल भी। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे मेरी दाद रसी की जाए और चेयरमैन नैब, जो एक्स चेयरमैन नैब और डीजी नैब और वग़ैरह वग़ैरह किन किन अहलकारों ने मेरे साथ क्या क्या किया, उस सब का जो है ना इजाला किया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। और साथ ही उन्होंने जो है ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, ज़ाहिर है उनको फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बुला लिया। जब बुला लिया तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चेयरमैन, एक्स चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को भी बुलाया था, और लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने एक ख़त लिखा कि जी मैं ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए अपने आबाई शहर या आबाई गांव कोयटा आ गया हूं, तो यहाँ से जब ईद के बाद मैं आऊँगा तो मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मैं पेश होऊंगा। नूर आलम ख़ान साहब ने कहा है कि अगर ये पेश ना हुए तो हम इसके वारंट गिरफ़्तारी जारी करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद तैयबा गुल साहबा कल जो PAC में, मैंने कहा ना कि ये इतनी हौलनाक किस्म की स्टोरी है कि हो सकता है इस पे तबसरे की कोई ख़ास ज़रूरत भी पेश ना आए। बज़ाते ख़ुद ये जो न्यूज़ है, ये जो सारी दास्तान उन्होंने सुनाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठ के, और वो सारे मेंबरान सुनने वाले थे, और वो तैयबा गुल साहबा बहुत सारे मौक़ों पर रो पड़ी, यानी कि आबदीदा हो गई और रो रो के वो बताती रहीं। और उन्होंने बताया कि अभी जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड, ये मिसिंग पर्सनस के चेयरमैन थे, मिसिंग पर्सनस कमीशन के चेयरमैन थे। अभी ये चेयरमैन नैब नहीं बने थे। आप ज़रा थोड़ा सा देखिएगा, आप इसको सुनते जाएं, और हमारा तो सर शर्म से झुक गया है कि किस बड़े ओहदों पर कैसे बोने लोग थे वगैरह। मैं इस पे करता हूँ बात, लेकिन वो रब्त न टूट जाए। तो तैयबा गुल साहबा ने बताया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया, जिसके चेयरमैन नूर आलम ख़ान साहब हैं। उन्होंने बताया कि जी अभी ये चेयरमैन नैब नहीं बने थे, बल्कि वो मिसिंग पर्सनस कमीशन के चेयरमैन थे। वो अभी तक भी हैं, मिसिंग पर्सनस कमीशन के चेयरमैन वो अभी तक भी हैं, चेयरमैन नैब से वो हट गए हैं। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरे शौहर की चची लापता थी। ये तैयबा गुल बता रही हैं, उनके शौहर हैं फ़ारूक साहब। वो कहती हैं कि जी मेरे शौहर की चची वो लापता थी, हम पेश हुए, मैंने दरख्वास्त लिखी और हमने वहाँ पे इस्तदा की। जो मिसिंग पर्सनस कमीशन के चेयरमैन थे जावेद इकबाल, उन जो हैं, उनसे हमने दरख्वास्त की, और जिस तरह से होता है कि इस्तदा की कि जी उनको जो है ना मिसिंग पर्सन हैं तो उनको रिलीज़ करवाया जाए, या जिस तरीके से भी जो भी होता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे शौहर की चची लापता थी, तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, और उस एप्लीकेशन पर मेरा नंबर दर्ज था, मोबाइल नंबर। तो कहते हैं वो एप्लीकेशन दे के हम आए तो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब का मैसेज आ गया, और उन्होंने फिर मुझे मैसेज करने शुरू कर दिए उस दरख्वास्त पे। चूँकि मेरा फ़ोन नंबर दर्ज था, उन्होंने मुझे मैसेजेस शुरू कर दिए। तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा जी ये आप बार बार मुझे क्यों मैसेज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप आएंगी तो समाअत होगी, अदरवाइज़ समाअत नहीं होगी।
तो फिर मैं गई, तो फिर उसके बाद समात हुई वगैरह। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेजेस किए, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं बार बार समात रखूँगा, जल्दी रखूँगा, अगर आप आएंगी तो समात होगी, अगर नहीं आएंगी तो समात नहीं होगी। तो फिर मैंने कहा कि जी मैं तो कोई मुतासरा फ़रीक भी नहीं हूँ, वो मेरे शौहर की चची हैं। अलबत्ता एप्लीकेशन मैंने लिखी थी और उस एप्लीकेशन पर मेरा नंबर भी दर्ज है। तो अब बात ये है कि आप मुझे बार बार क्यों कॉल्स या मैसेजेस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी आप आएंगी तो फिर आप इस तरह से नहीं। फिर उसको बार बार जब मैंने मना किया, तैयबा गुल साहबा ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बताया कि जब मैंने मना किया तो वो नाराज़ हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो चेयरमैन नैब बन गए, ठीक है ना। अब आप इसका अंदाज़ा कीजिए कि पहले बहुत सख्त स्क्रूटनी होती है ना इदारों की, तो कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि जी पहले कुछ अरसा एक बंदा बहुत ही हाजी, नमाजी, पाक, नेक, बाकिरदार सब कुछ हो और अचानक ही उसका किरदार बिगड़ जाए। हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल केसेस हों, लेकिन ऐसे आम तौर पे नहीं होता। तो बिल्कुल ही अचानक उसका किरदार इस उम्र में आके बिगड़ जाए, पहले पता होता है। लेकिन ऐसे लोगों से खुफिया हाथों ने बहुत से काम लेने होते हैं, उनको इसी बुनियाद पे तो ब्लैकमेल किया जाता है और ऐसे लोग ऐसी पोस्टों पर मोस्ट सूटेबल होते हैं ताकि वो काम करते रहें, जो भी उनको पावरफुल सर्कल्स, हुकूमतें जो भी उनसे काम लेना चाहें तो वो काम करते रहें, क्योंकि उनकी मजबूरियां बहुत सारी और उनकी बहुत सारी खामियां हत्थे होती हैं ना। तो अच्छा तो वो कहती हैं कि फिर वो चेयरमैन नैब बन गए। मैं फिर जो है ना, फिर उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि नैब में तो नहीं, लेकिन आप मिसिंग पर्सनस के वहाँ आया करें, मिसिंग पर्सनस कमीशन में। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि मैं जाती रही। इस दौरान ये हुआ कि मेरे शौहर के ऊपर कोई मुकदमा बनाया गया और फिर हमें जो है ना इसी तरीके से अरेस्ट किया गया। अच्छा, ये हमें वो कहती हैं कि ये कोई अरेस्ट किया गया हमें कोई फरवरी 2019 में। अच्छा, फिर जब अरेस्ट हुआ उससे ऑनवर्ड मुझे फिर धमकियां भी दी गई जावेद इकबाल की तरफ से कि अगर आपने किसी और इदारे को बताया या कहीं कोई और शिकायत लेके गई तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हारा जो है ना तुम्हारी मैयत झंग जाएगी वगैरह इस तरह से। तैयबा गुल साहबा कहती हैं, मैंने कहा ना इस पे आज इतना तबसरे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तैयबा गुल साहबा कहती हैं कि जब हमें गिरफ़्तार किया गया, मुझे गिरफ़्तार किया गया, वो कहती हैं कि इस्लामाबाद से। अच्छा, फिर वो मेरे शौहर को भी गिरफ़्तार किया गया, हमें लाहौर ले जाया गया। और तैयबा गुल साहबा ने कहा कि जी लाहौर जब मुझे ले जाया गया तो उस वक़्त मेरे शौहर को गिरफ़्तार किया गया और कोई भी ख़ातून अहलकार नहीं थी। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इनके पास मेरा ट्रांजिट आर्डर भी नहीं था, यानी मुझे इस्लामाबाद से लाहौर मुंतकिल करने का आर्डर भी नहीं था। कोई ख़ातून अहलकार भी नहीं थी, सारे के सारे मर्द थे। और उन्होंने ये तैयबा गुल के मुताबिक उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये बाकायदा बयान रिकॉर्ड करवाया है रोते रोते। उन्होंने कहा कि उस गाड़ी के अंदर जो दरिंदगी मेरे साथ की गई, ये उनके अल्फाज थे कि जो दरिंदगी मेरे साथ की गई वो इस तरह से है कि जब लाहौर तक मैं पहुंची तो मेरे सारे कपड़े फट चुके थे और मेरे जिस्म पर नील थे। ये उनका अपना स्टेटमेंट है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जब लाहौर पहुंची तो मुझे एक कमरे में ढक दिया गया और डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम वो जब आए तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि इनकी तलाशी ली जाए, ठीक है। और कहती हैं कि वहाँ मेरा वो तमाशा बनाया गया और मेरी तलाशी ली गई और डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद ने कहा कि इनके कपड़े उतार दो। और वो कहती हैं कि मुझे बिल्कुल अपना बरहना किया गया, मुझे नंगा किया गया, मेरे कपड़े उतारे गए और उसकी वीडियोस बनाई गई और तमाम मर्द अहलकार मौजूद थे। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद भी मौजूद थे और मैं इस तरीके से मेरा तमाशा बनाया गया। कहती हैं कि 50 रोज़ तक हमें ज़ेरे हिरासत रखा गया, 50 रोज़ तक, मुझे भी और मेरे शौहर को भी। और रोज़ाना मेरे शौहर को मेरी बरहना वीडियोस, मेरी वो न्यूड वीडियोस दिखाई जाती और उनको इस तरीके से तकलीफ़ पहुंचाई जाती।
अच्छा, उसके बाद वो कहती हैं कि लाहौर की एक अदालत में मुझे पेश किया गया, वहाँ पे गालिबन हाई कोर्ट में पेश किया गया। तो कहती हैं या जहाँ भी पेश हुआ वहाँ पे नैब की अदालत, तो कहती हैं कि अदालत ने ना मुझे रिलीज़ कर दिया, मेरे रिलीज़ करने का आर्डर जारी किया। तो उसके बाद अदालत में जब मुझे पेश किया और रिलीज़ करने का मुझे वो आर्डर किया, तो साथ हमारी दरख्वास्त पर हमने दरख्वास्त की जज साहब को कि जी आप मेरा मेडिकल टेस्ट भी करवा लें, ताकि वो मेरे जो सारे के सारे क्लेम्स हैं, जो मेरे दावे हैं, उनका सबूत सामने आ जाए कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है, आप मेरा मेडिकल टेस्ट भी करवा लें। उसके बाद वो कहती हैं कि जी अदालत के कहने पर हमें रिलीज़ तो कर दिया गया, लेकिन एक तहरीर लिखी गई और उस पर मेरा अंगूठा लगवाया गया ज़बरदस्ती, और उस तहरीर पर यह लिखा गया कि मैं अपना मेडिकल चेकअप या मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना चाहती। वो कहती हैं कि आज भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बुला लें, आज भी उसका ऑडिट करा लिया जाए, वो मेरी तहरीर नहीं है, और नैब की कस्टडी में ज़बरदस्ती यानी फोर्सफुली मुझसे वो तहरीर लिख के मेरे सामने लाई गई और मेरा अंगूठा लगवाया गया, और मेरा मेडिकल चेकअप आज तक नहीं हुआ, मेरा मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, और वो मेरे सबूत ज़ाया हो गए। अच्छा, उसके बाद ये सूरत हाल हुई कि वो कहती हैं कि कुछ अरसे के बाद, ये तकरीबन को ये फरवरी 2019 का, फरवरी मार्च 2019 का ये वाक़या, और वो रही को 50 रोज़ यानी यूँ समझ लें कि 2 महीने तक उनको रखा गया। और उन्होंने कहा कि जी उसके बाद मई 2019 में मैंने वज़ीर आज़म, उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के वो जो सिटीज़न कंप्लेंट पोर्टल था उस पर मैंने कंप्लेंट की, और इस दौरान वो कहती हैं कि मैंने अपने दिफा में जब वो जाती थी या उनको बुलाया जाता था या जब वो नैब में बुलाई गई या जिस तरीके से कुछ अपने दिफा में कुछ ऑडियोज़ कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड की, ज़ाहिर है वो हिरासत में तो नहीं हो सकती लेकिन उससे पहले की होंगी या बाद की होंगी, जिस तरीके से भी हुआ होगा। और वो कहती हैं कि मैंने इस बंदे की इस वजह से वीडियोज़ रिकॉर्ड की ताकि लोगों को पता चले कि इस ओहदे पे भी बैठने वाले कितने बद किरदार इंसान हैं और इनको बेनकाब करें और दुनिया की नज़रें इन्हें देखें कि ये कितने बद किरदार और कैरेक्टरलेस इंसान है। तो वो कहती हैं कि मैंने वो वीडियोज़ उस वक़्त के वज़ीर आज़म के सिटीज़न कंप्लेंट पोर्टल पर मैंने वो अपलोड की और साथ एक एप्लीकेशन भी लिखी और मैंने कहा कि इस तरह से मेरे साथ ये होता रहा है। वो कहते हैं कि बजाय इसके कि मेरा ये कोई इजाला होता, मुझे कोई इंसाफ मुहैया किया जाता, वहाँ यहाँ पर चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती, इमरान ख़ान साहब ने वो किया कि जो वीडियोज़ उन्होंने कहा कि वो मुझे बुलाया और उन्होंने कहा जो वीडियोज़ मैंने वहाँ अपलोड की थी, इसके अलावा भी जो वीडियोज़ मेरे पास थी वो सारी मुझसे ले ली और मुझे उस वक़्त ये कहा गया कि आपको इंसाफ प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन बजाय इसके कि मुझे इंसाफ प्रोवाइड किया जाता, वो चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने लग गए और वही वीडियो एक न्यूज़ 1 पे भी चल गई और ज़ाहिर है न्यूज़ 1 के जो मालिक थे ताहिर ख़ान, उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब के मुआविन ख़ुसूसी थे और कहते हैं कि वो न्यूज़ 1 पे टीवी पे चली और ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, एक्सप्लॉयटेशन हुई है। वो वीडियो मैं नहीं चलवाना चाह रही थी, मेरी वीडियोज़ को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके ब्लैकमेल किया गया और अपोजिशन के मज़ीद जो है ना वो मुकदमात बनवाए गए और उनको कहा गया कि आप उसी तरीके से जिस तरह से नैब न्याजी गठजोड़, अब वो जो चेयरमैन नैब थे उस वक़्त के जस्टिस जावेद इकबाल, तो वो उनके हाथों इन्हीं वीडियोज़ की बुनियाद पे ब्लैकमेल हुए और इस तरीके से। अच्छा, वो कहती हैं कि इस तरह से उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म, ये वो साहब हैं जो रियासत मदीना के दावेदार हैं, ये वो साहब हैं जो रोज़ आपको खड़े होके बड़ी हदीसें सुनाते हैं। उस साहब ने इनकी वीडियोज़ रख ली, उन वीडियोज़ की बुनियाद पे चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके उनसे वो उस वक़्त की अपोजिशन और आज की हुकूमत के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ वो मुकदमात मज़ीद तेज़ करते गए और मज़ीद मुकदमात वो जिस तरह से कहते गए उसी तरह से सब कुछ बनता गया। ठीक है, तो ये अब ये चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं, जो हेड कर रहे हैं नूर आलम खान साहब, उनको ये बताया और नूर आलम खान साहब ने कहा कि अगर अगली पेशी पे नहीं आते तो इनको मैं बुलाऊंगा। इससे पहले भी आपको मालूम है कि हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में
आमना मसूद जंजुआ साहब जो कि ह्यूमन राइट्स एक एक्टिविस्ट हैं, तो बहुत ही मारूफ नाम है, तो उन्होंने बताया कि जब एक और भी खातून जो कि एक पश्तून खातून थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी या हैं भी सही, तो वो कहते हैं कि उनके भी शौहर जो है ना मिसिंग हुए और यहाँ जावेद इकबाल के सामने वो पेश हुई और उनको जावेद इकबाल ने कहा कि आप तो इतनी खूबसूरत हैं कि आपको शौहर की क्या ज़रूरत, आप तो मुझे पसंद हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हरासा किया गया ख़वातीन को जावेद इकबाल ने मुसलसल, और मिसिंग पर्सनस, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरीके से मिसिंग पर्सनस के ज़ख्मों पर नमक पाशी की गई। इससे पहले कोई 3-4 साल पहले यही वाक़या जब ये ताज़ा हुआ था, तो मंजूर पश्तीन साहब ने भी एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि इस तरह की खातून हैं और उनका मेरे पास नंबर भी है और वो गवाही देने के लिए भी तैयार हैं। उनको कहा था कि आप तो इतनी खूबसूरत हैं कि आपको शौहर की क्या ज़रूरत, आप तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये उस वक़्त ये 2 गवाहियाँ आ चुकी। अब इसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बुलाती है, इसके बाद हमें देखना है कि जावेद इकबाल को किस तरीके से अगर जुडिशरी उनका जो पेरेंट इदारा है वो प्रोटेक्ट करती है या नहीं करती। इसके बाद अगर हमने ये देखना है कि सिर्फ उनकी बेइज्जती करानी है और उनको दीवार से लगाना है और उनको इस तरीके से उनको बेनकाब करना है और उनके ख़िलाफ़ को कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, तो ये तो दुख होगा। उनको कानून और आइन के दायरे में लाना चाहिए, उनको अपनी इसकी पूरे सबूतों के साथ उनको सज़ा होनी चाहिए जो कानून और आइन में है कि इतने बड़े लोगों, इतने बड़े ओहदों पर इतने छोटे लोग कैसे बैठ गए हैं। साथ उस वक़्त यानी ये कल जो वो पेश हुई हैं, जो तैयबा गुल साहबा अपने शौहर फ़ारूक साहब के साथ और अपने वकील के साथ पेश हुई हैं, और अब ज़ाहिर है मेरा ख्याल है अगली पेशी पे इनको भी बुलाया जाएगा। उन्होंने ख़ुद कहा है कि आज आप बुलाते डीजी नैब को और चेयरमैन नैब को, मैं उनके सामने बताती कि किस किस ने मेरे साथ क्या क्या किया है नैब में और मेरे साथ क्या बीती है और मेरे साथ क्या किया जाता रहा है, मैं ये सब के सामने बताती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब वो उन्होंने नूर आलम खान साहब ने, वो जो आजकल कायम मकाम चेयरमैन हैं, अभी तक तो चेयरमैन नहीं बन सके कोई भी, पता नहीं क्यों नहीं है, मुझे तो ये भी समझ नहीं आती वो उनका मामला कहाँ लटका और अटका है, क्योंकि जस्टिस मकबूल बाकर साहब का नाम था, वो भी हमने पहले सुना, बाद में जनाब सुना कि गायब हो गया। जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान का नाम था, पता नहीं वो भी कहाँ बीच में कहीं इधर उधर हो गया, और भी कुछ ब्यूरोक्रेट्स का भी नाम था, एक्स DG FIA बशीर मेमन साहब का भी नाम था। तो खैर अब पता नहीं नाम किधर गुम हो गए हैं और क्यों, ये रुकावट क्या है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। अच्छा, अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी, कहाँ रुकावट है, अभी तक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं लगा, पता नहीं वो कहाँ रुकावट है। तो इसी तरीके से अच्छा, अब उसके बाद जो है ना, उन्होंने जो चेयरमैन कायम मकाम चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह साहब वहाँ पर वो थे, तो उनको वो जाने लगे, तो उनको नूर आलम खान साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा कि नहीं जी आप बैठिए, आप कुछ बातें सुन के जाइए। अच्छा, इस दौरान तैयबा गुल साहबा ने कुछ नैब के एहलकारों को सस्पेंड करने या टर्मिनेट करने का भी कहा, ओहदों से हटाने का भी कहा, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सिफारिश की है चेयरमैन मिसिंग पर्सनस के कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को हटाने की भी सिफारिश की है, ठीक है, वज़ीर आज़म साहब को। अब देखते हैं कि उसमें क्या होता है। सिर्फ हटाना कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, जब तक कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती, उनको सज़ा नहीं होती, क्योंकि ये पाकिस्तान का मजाक बना है कि पाकिस्तान के बाहर के ममालिक क्या देखेंगे और बाहर का मीडिया क्या इसको किस तरीके से इसको बयान करेगा, कहेगा कि जी इतने बड़े ओहदे पे बैठा और जो मिसिंग पर्सनस के चेयरमैन हैं कमीशन के, उन्होंने इस तरीके से हरासानी की है ख़वातीन के साथ, और जो वही वो नैब के भी चेयरमैन थे और किस तरीके से उन्होंने इन ओहदों का गलत तरीके से फ़ायदा उठाया है। तो ज़ाहिर शाह साहब जो है ना, जो कायम मकाम चेयरमैन हैं, उन्होंने जनाब वो जाने लगे तो उनको नूर आलम खान साहब ने रोका और उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि ये मालम जब्बा केस, ये BRT केस, ये बिलियन ट्री सुनामी केस, ये इस तरह के जो केसेस हैं ये किधर गए हैं। एक और भी गालिबन केस था, तो वो किधर गायब हो गए। हाँ, वो अपना खैबर बैंक का भी बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, आपको मालूम है। तो ये 4 केसेस, तो उन्होंने कहा जी मालम जब्बा बंद हो गया, तो उन्होंने कहा जी हम आर्डर करते हैं आप इनको दोबारा खोलें।
BRT को दोबारा खोलें, इन तमाम केसेस को खोलें और आप हमें रिपोर्ट दें, हम आपको ऑर्डर करते हैं। तो उन्होंने कहा जी वो हम इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना रिपोर्ट देता हूँ, को पता नहीं 4-6 महीने में उन्होंने कहा है कि जी मैं आपको उसकी सारी रिपोर्ट देता हूँ। तो अब अगली पेशी पे वो आते हैं तो वो क्या सूरत हाल क्या होती है हम भी देखते हैं कि भाई क्या उनको सज़ा दी जाती है या उनके साथ क्या कोई रूल रियायत बरती जाती है, या अगर ये हाँ से कोई सज़ा का मेकनिज़म क्या है। वहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बरजीस ताहिर साहब भी नून लीग से उनका ताल्लुक़ है, वो बैठे थे और उन्होंने कहा कि जी मैं एक ज़ेली कमेटी का चेयरमैन था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, तो उस वक़्त मैंने साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर शहीद को बुलाया था और उनके साथ जो है ना साबिक सदर पाकिस्तान फ़ारूक लगारी साहब को भी बुलाया था। तो वो कहते हैं कि जब साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म पेश हो सकते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, तो फिर ये साबिक चेयरमैन क्यों नहीं पेश हो सकता। भाई पेश होना इतनी बड़ी बात नहीं है, पेश होने के बाद क्या होना है, सज़ा का मेकनिज़म क्या है, आप रेकमेंड करते हैं तो हुकूमत क्या करती है, रियासत क्या करती है, इदारे क्या करते हैं और अदालतें क्या करती हैं। हम देखेंगे कि कौन रुकावट बनता है इस कानूनी प्रोसेस में, या इसको स्मूथली इसी तरीके से जो है ना पूरे प्रोसेस को कानून और आइन को अपना रास्ता लेने में किसी किस्म की हम देखते हैं क्या दुश्वारी तो नहीं होती। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।